नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज 19 मार्च है। अप्रैल महीने में आज ही के दिन पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 7 चरणों के बाद 4 जून को तस्वीर साफ होगी कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव नतीजों के पहले TV9 भारतवर्ष ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए एक बार फिर सरकार बना रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए की सीटें भी 2019 के मुकाबले ज्यादा हैं, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि नतीजे उलट होंगे। आज TV9 भारतवर्ष 20 लाख के सैंपल साइज वाले ओपिनियन पोल का तीसरा चैप्टर लेकर आया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। सबकी नजरें 19 अप्रैल पर हैं कि पहले चरण में पीएम मोदी आगे होंगे या राहुल। पहले चरण से जुड़े इस मुश्किल सवाल का आज ओपिनियन पोल हम दिखाने जा रहे हैं। अभी हम 7 चरणों की बात करेंगे, लेकिन आज के ओपिनियन पोल में जो आंकड़ा आ रहा है, वो जो पहले चरण का आंकड़ा है, वो काफी चौंकाने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि किस चरण में कौन नेता जीत रहा है और कौन हार रहा है। साथ ही अगर आप अपनी लोकसभा सीट का हाल जानना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, आराम से नोट कर लीजिए। 0120-490-9993 इस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पोल एक्सपर्ट आपको लाइव बताएंगे कि आपकी सीट पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन आगे है और कौन पीछे। लेकिन ये ओपिनियन पोल हमने कैसे किया है ये बताना जरूरी है। एक बार फिर आपको बता देते हैं, TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का ये सर्वे है। ये सर्वे करीब 20 लाख लोगों के सैंपल साइज के साथ किया गया है, तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है। इतना बड़ा सैंपल साइज इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई है। रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल किया गया लोगों को। लोकसभा की 543 सीटों पर यह सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल इकट्ठा किया गया। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच सैंपल लिया गया है, तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच ये सर्वे किया गया है। और आइए आपको जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं पहले चरण के बारे में हमारे ओपिनियन पोल में क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, पहले चरण की वोटिंग जो है वो है 19 अप्रैल 2024 को। कुल सीटें जो इसमें आएंगी वो 101 सीटें आएंगी, जिसमें अरुणाचल की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की, यहाँ पर जो सीटें हम दिखा रहे हैं, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39 और त्रिपुरा 1। ये इन स्टेट्स की सीटें इस पहले चरण में आएंगी। और जी हाँ, और देखिए, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट आएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5 और मणिपुर की 2 सीटों पर मतदान होगा। तो ये जो राज्य हैं, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, ये जो सारे स्टेट्स हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। और इन पे जो 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान है, देखिए 102 सीटें कही गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन क्योंकि मणिपुर में आउटर मणिपुर सीट पर 2 दिन मतदान होगा, इसलिए हम पहले फेज में 101 सीट मानकर आपको पहले चरण का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। नंबर लाइए पीसीआर। जी हाँ, और अब आपके सामने नंबर आने वाला है ओपिनियन पोल का, यानी पहले चरण में जो मतदान होगा उसका ओपिनियन पोल क्या कहता है। तो देखिए, ये हैं आंकड़े। एनडीए के खाते में 55 सीटें जा रही हैं पहले चरण में, जो सीटें जहां मतदान हो रहा है, और इसका बाइफिकेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी को इसमें 50 सीटें मिल रही हैं, एलजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, जेडीयू को 1 सीट मिल रही है, आरएलडी को 1 सीट मिल रही है, और इसके अलावा एक और सीट शिवसेना और अजीत पवार गुट, शिवसेना अजीत पवार गुट को मिल रही है, ये 1 सीट महाराष्ट्र की। इसके अलावा इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी आइए आपको दिखा देते हैं। पहले चरण में जो मतदान होगा, 101 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। 42 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी को 13, डीएमके को 23, लेफ्ट पार्टी को 3, इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट को 1, आईयूएमएल को 1 सीट और बीसीके को 1 सीट मिल रही है। तो ये है इंडिया गठबंधन की सीटें। पहले चरण में 101 सीटें। सुमेरा, और पहला चरण जिसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो जो सबसे ज्यादा सीटें हैं उसमें देखिए मुकाबला यहां पर बिल्कुल एक तरफा नहीं है। यहां पर इस पहले चरण में आप देखिए काफी इंडिया टक्कर देता हुआ एनडीए को, और ये अदर्स की बात करें तो 4 सीटें अदर्स के पास जा सकती है। तो 101 में से आप देखिए 55 सीटें एनडीए को है और इंडिया गठबंधन को 42 है, और इसके अलावा अदर्स को 4 सीटें जा रही हैं। आज हमारे साथ गेस्ट पैनल में कौन कौन है मैं ये भी बता देता हूं। देखिए, आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता है, राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी है, सीनियर जर्नलिस्ट कार्तिकेय शर्मा है, हमारे साथ डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर TV9 डिजिटल के। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत जफर इस्लाम आपसे। जफर इस्लाम, 400 पार का नारा है, लेकिन पहले चरण में ही 50-45% दिख रहा है। देखिए, मैं कोई
आपके सर्वे पे टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारा टारगेट 400 है, एनडीए का टारगेट 400 प्लस है, हमारा टारगेट 370 है। मुझे जो हमारे ज़मीन से फीडबैक है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि हम 370 भी क्रॉस कर सकते हैं कंफर्टेबली। और जो अन्य लोग को, चाहे वो गठबंधन हो या अन्य हो, सब मिला के 125-30 में सिमट जाएगी। तो ये हमारा अनुमान है गौरव जी, बेस्ड ऑन द फीडबैक विच वी आर रिसीविंग फ्रॉम आर पन्ना प्रमुख से जो हमें फीडबैक आ रही है, जो हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक है और जो हमारे बहुत सारे इंटरनल सर्वेज होते हैं उनके फीडबैक के बेसिस पे हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि आज के दिन कुछ भी हो रहा है। जब इलेक्शन के दिन आप जो आएगा 4 जून को आपको दिखेगा 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो मतलब आप अपने टारगेट पर पहुंचेंगे और ये जो सर्वे है उससे भले आप इत्तेफाक न करें, लेकिन इसमें जो तस्वीर दिखती है उस पर जरूर हम बात करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे हमारे साथ। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं, ये हम बता दें, हमारे दर्शक लगातार अपनी सीट के बारे में पूछ सकते हैं। हम हर सीट का आंकड़ा बताएंगे क्योंकि हमने हर सीट पर सर्वे किया है। तो सासाराम के बारे में जानना चाहते हैं राजेश चौहान। हमारे साथ संदीप मौजूद है, संदीप हमें बताएंगे सासाराम के बारे में, वो अपना डेटा निकालें। उससे पहले राधिका हमारे साथ मौजूद है, राधिका खेड़ा का रुख करते हैं। राधिका, देखिए, हम ओपिनियन पोल जब हम ओवरऑल सीट्स दिखा रहे हैं तो जरूर एक बड़ी बढ़त एनडीए को दिखाता है, लेकिन जो पहला फेज है इसमें आप बराबर की टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या वजह? क्योंकि दक्षिण की ज्यादा सीटें इसमें हैं और हिंदी हार्टलैंड की उतनी सीटें नहीं है, इस वजह से ये है? क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में तो अभी भी दिखाई दे रहा है कि एक बढ़त है एनडीए के पास। नमस्कार। अच्छा, मैं ना जब भी पोल्स देखती हूँ तो एक मन में मेरे हमेशा सवाल आता है। मैं आपके सर्वे पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन हमेशा मैं ये सोचती हूँ ये कौन लोग होते हैं जिनको कॉल आता है, क्योंकि ना कभी मुझे कोई कॉल आया रैंडमली, ना कभी मैं किसी को जानती हूँ। मैं हमेशा लोगों से पूछती हूँ क्या कभी आपको सर्वे का कोई कॉल आया, तो मुझे आज तक समझ नहीं आया ये लोग कौन होते हैं जिनको कॉल जाता है। खैर, अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि पहले फेज में अब आप देखिए जो जो प्रदेश हैं, इसमें आ गया छत्तीसगढ़। एक सीट पे छत्तीसगढ़ पे चुनाव है, छत्तीसगढ़ ये हार रहे। छत्तीसगढ़ में रोज भयानक खबरें आ रही हैं जो हम स्थिति महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो गई। पिछले एक हफ्ते में बिलासपुर में 2 भयानक रेप केस आए हैं। लगातार महिलाएं परेशान है। महिलाओं को पैसा देने से हर महीने उनकी सुरक्षा नहीं होती है, ऐसे उनकी तरक्की नहीं होती है। फिर आता है इसमें मणिपुर की 2 सीटें। मणिपुर वो जिसका म तक मोदी जी के मुंह से नहीं आता। काजीरंगा जाते हैं, वेस्ट बंगाल जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। तो ये 2 सीटें भी वो हारेंगे। फिर इसमें आता है तेलंगाना। 17 में से 17 सीटें फिर कांग्रेस के पास जाएंगी। अभी अभी वहां सरकार बनी है, लोगों ने विश्वास जताया है और लोगों के अंदर जो उत्साह है और जो विश्वास है कि कांग्रेस तेलंगाना की तस्वीर बनेगी वो। फिर आता है तमिलनाडु, 39 सीट्स। वहां पे भी एक बहुत बड़ा जीरो है भारतीय जनता पार्टी के पास। तमिलनाडु में उनके जो साथी थे वो तक छोड़ के भाग गए एआईडीएमके और बोलते हैं कि इससे अच्छा हमारे लिए आज तक नहीं हुआ कि हम बीजेपी से छुटकारा पा चुके हैं। कहीं पर भी इनके साथी इनसे संभल नहीं रहे। बिहार की आप चर्चा कर रहे थे, हालांकि सिर्फ 4 ही सीटें हैं। आप इसमें बात कर रहे हैं एलजेपी की, जो मुझे लगता नहीं, एक साथी को तो उन्होंने आज टाटा अलविदा कर ही दिया। तो क्या हो रहा है, घर इनका संभल नहीं, लेकिन आप बिहार की जिन सीटों का जिक्र कर रही हैं, मैं आऊंगा आपके पास राधिका जी। बिहार हो, यूपी हो, इनके पास ये क्लैरिटी है कि वो कितनी सीटों पे जा रहे हैं गठबंधन के तहत। यूपी में आपके पास भी है, लेकिन बिहार में अभी आपके पास वो भी क्लैरिटी नहीं है कि आप कितनी सीटों पर, कौन सी सीट पर आप लड़ेंगी, कौन सी सीट पर आपका सहयोगी लड़ेगा। और इनफैक्ट कई जगहों पर कल से जहां फर्स्ट फेज में नॉमिनेशन शुरू है, आपके तो अभी कैंडिडेट तक पता नहीं है। मैं आऊंगा, इस पर बात करूंगा, लेकिन सासाराम से हमारे दर्शक ने जो सवाल पूछा है मैं वो बता देता हूं। संदीप बताइए, सासाराम का क्या है आपका ओपिनियन पोल? आपके ओपिनियन पोल में सासाराम की सीट बीजेपी जीत रही है, उसको 48% वोट मिल रहा है। इंडिया से ये सीट हमारे हिसाब से आईएनसी लड़ेगी, उसको 34% वोट मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अनडिसाइडेड वोट 15% है। 15%? हाँ जी। ओके, अनडिसाइडेड वोट 15% है। लेकिन हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं 2024 का पहले चरण के लिए, तो 2019 के नतीजे क्या थे वो भी आपको दिखाते हैं और दोनों की फिर तुलना करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो 2024 का ओपिनियन पोल पहले चरण की 101 सीट, और हम एक बार फिर से आपको बता दें, हम 101 सीट की बात कर रहे हैं पहले चरण में। 101 सीट में 2024 में जो आंकड़ा है वो हमने आपको बताया, एनडीए के पास 55 है, इंडिया के पास 42, तो अन्य के खाते में 4। और 2019 का नतीजा भी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, एनडीए के पास 47 थे, इंडिया के पास 43 थे तब, और अन्य के खाते में 11 सीटें। और इसको कंपेयर करें अगर सुमारा, तो देखिए 2019 के मुकाबले एनडीए बढ़त हासिल करते दिख रहा है।
इंडिया कमोबेश उसी पर है। अन्य के खाते से सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल का, ये बताता है कि साउथ में अभी भी इंडिया मजबूत है। मजबूत है, लेकिन साथ ही एक और इंडिकेशन ये कि कुछ बढ़त मिल रही है एनडीए को। क्या जो एक साउथ आउटरीच किया जा रहा है, दक्षिण भारत में आउटरीच जो हम लगातार देख रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या ये उसका असर है जो हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़त जरूर एनडीए को मिल रही है? नहीं, निश्चित तौर पर दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश की है, हालांकि वहां कितनी सफलता मिलेगी इसको लेकर अभी भी कई तरह की जिसको कहें कि इफ बट लगे हुए, किंतु परंतु लगे हुए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने केरल, तमिलनाडु यहां पर कोशिश की है, यहां जो वो जोर लगा रहे हैं, और तमिलनाडु की 39 सीटों में से कम 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर होती दिखती है। आप सोचिए कि विधायक, 3 बार की विधायक रही विजयधारिणी कन्याकुमारी लोकसभा सीट की, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाती हैं। वहां कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में थे, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। के अन्नामलाई जो पिछड़ी जाति से आते हैं, पूर्व आईपीएस रहे, उनका जो एक अपना कनेक्ट है। लेकिन हर जी जो आप कह रहे हैं इस पर एक सवाल है मेरा। पहले मैं ये पूछ लूं, राजेश एक दर्शक है हमारे साथ नैनीताल से, वो पूछना चाहते हैं कि नैनीताल में क्या होगा, आप बताइएगा संदीप। लेकिन कार्तिकेय, इतनी ही अच्छी जमीन होती बीजेपी की तमिलनाडु में, इतना ही अच्छा वो जा रहे होते, तो फिर उनको गवर्नर को इस्तीफा दिलाकर क्यों लाना पड़ता है यहाँ पर चुनाव के मैदान में? ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड टाइप है। देखिए, तमिलनाडु मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ एडीएम के मजबूत नहीं है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन पश्चिम बंगाल में रंग लाई, इतनी जल्दी वो तमिलनाडु में नहीं हो सकता। दूसरा, तमिलनाडु की राजनीति में आप जिसे कहते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स, वो अभी तक पैर पसारे है। कहने का मतलब है कि कोशिश हो रही है काशी से लेके चेन्नई तक के सममगम की, और इसका बात भी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें रिजल्ट्स अभी आएंगे। हो सकता है 5 साल बाद आए। मतलब अभी वो ग्राउंड जरूर लेकर है, लेकिन उसका के नतीजे नहीं आएंगे। अभी वो ग्राउंड बना नहीं है। लेकिन एक चीज बीजेपी ने की है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 2019 के चुनाव में हुई, तभी कांग्रेस और बाकी दल समस्या में है, वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की पॉलिटिक्स होती थी वो टूट गई। आप अमेठी हार गए, आप ग्वालियर हार गए, नांदेड़ हार गए। हम दूसरे चरण का भी आंकड़ा बता देते हैं, फिर वापस आपके पास आएंगे।